मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जेके, और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाज़िर खिदमत है, और मेरे साथ नई दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है। खुशामदीद, मैं हूं आसिफ रशीद आपके साथ। नाज़रीन मोहतरम, गुलिस्तान न्यूज़ पर आप इस वक्त मॉर्निंग शो देख रहे हैं, और हमारी ये कोशिश रहती है कि इस 1.5 घंटे के प्रोग्राम में आपको मुल्क के अंदर क्या कुछ बड़ी खबरें हैं उससे आपको रूबरू करवाएं, और फिर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासत जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो वहाँ पर हम हर छोटी बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं, और ग्राउंड ज़ीरो पर आकर कुछ नुमाइंदों से बात करते हैं ग्राउंड ज़ीरो पर, और फिर यूनियन टेरिटरी लद्दाख की भी कुछ खबर आपको बताते हैं, क्योंकि हिस्सा तो जम्मू कश्मीर का ही है लेकिन वहाँ की खबर भी आपको बताते हैं। मौसम का मिजाज का हाल आज आपको बताएंगे, सियासी मंजरनामे पर क्या कुछ हो रहा है, सरकार का एक बड़ा फैसला है। इस बीच सरकार के फैसले के बीच आज तक जो फैसले हुए हैं उनका असर कितना ग्राउंड पर है, कुछ रिपोर्ट्स आपको बताने की कोशिश करेंगे, और क्यों फॉरेस्ट का अमला जो है वो परेशान है, इस पर आज गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आपका साथ हमारे साथ रहेगा। टीवी पर आप हमें देख रहे हैं तो फटाफट से आप मोबाइल उठाएंगे, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करेंगे, यानी आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ज़रिए से हमारे साथ तो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। आप हमारे साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी ज़रूर आइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वहाँ पर दो तरह का फ़ायदा आपको है। एक, टीवी को आप देख ही रहे हैं वहाँ पर, दूसरी बात कि आप हमारे साथ तहरीरन ज्वाइन भी कर सकते हैं, मामलात जो है, कमेंट जो है वो वहाँ पर कर भी सकते हैं, ताकि और ज़्यादा बेहतरी जो है इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर लाई जाए। और साथ साथ जब हम ख़बरों के सफ़र को आगे बढ़ाएंगे तो आप अपने इलाके का हाल ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ख़बर यह है कि मौसम का मिजाज सुबह से फिर से बदला हुआ है, उस पर हम पल पल की खबर आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा वैक्सीन की खबर से शुरुआत करते हैं। कोविड वैक्सीन को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही है, लेकिन इस बीच मरकज़ की तरफ से बड़ा बयान सामने आया, और मरकज़ी वजारत सेहत की तरफ से साफ कर दिया गया कि कोरोना वैक्सीन कारी का अमल पूरे मुल्क के अंदर जारी है, और कल शाम 6 बजे तक तकरीबन 6,230 अफराद, कल रात तक 2,28,560 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन कारी के अमल में लाया गया था, और तकरीबन पूरे मुल्क के अंदर 6,230 मकामात ऐसे थे जहां पर इस वैक्सीन कारी के अमल को शुरू किया गया था। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की जब आप बात करेंगे तो यहां पर भी लगातार जो है वैक्सीन कारी का अमल शुरू किया गया, और कल बड़े नामी गिरामी डॉक्टरों ने भी वैक्सीन जो है वो लगाई है। लेकिन कुल मिलाकर 250 से ज़्यादा लोगों के ऊपर रिएक्शन भी हुआ है, हल्का रिएक्शन हुआ है, जिसको एडवर्स इफेक्ट माना जा रहा है। और ये कल पूरे दिन की हम बात जब करते हैं तो 2 लाख से ज़्यादा लोगों पर वैक्सीन लगाया गया, और 2 लाख में 250 लोग ऐसे थे जिनको हल्का फीवर आया या कुछ रिएक्शन थोड़ी सी इसमें हुई, जिन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया, और ऑब्जर्वेशन के बाद उनको रुखसत किया गया है अपने घरों की ओर। तो कुल मिलाकर वैक्सीन कारी का अमल जो है वो लगातार पूरे मुल्क के अंदर जारी है, और ये जब हम अपने जाविये में देखते हैं, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर भी ये वैक्सीन कारी का अमल जो है वो लगातार जारी है, और मरकज़ की तरफ से साफ कर दिया गया है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स को सबसे पहले, डॉक्टर्स को सबसे पहले, और दूसरे मरहले में वज़ीर आज़म, सदर, नायब सदर, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के अंदर रहने वाले गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और दीगर लोगों को ये तीसरे मरहले पर आम लोगों के लिए भी रखा जाएगा। और शुरुआत पूरे मुल्क के अंदर तीसरे हफ्ते में, पिछले महीने से अगर देखें तो तैयारियां चल रही थी, लेकिन इस महीने के तीसरे हफ्ते में जिसका बाज़ाब्ता आगाज हुआ था, और अब तक जो हजारों सेशन पूरे मुल्क के अंदर हो चुके हैं, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर तक, कन्याकुमारी तक, दीगर तमाम रियासतों और यूनियन टेरिटरीज के अंदर इन हजारों सेशंस के दौरान अब तक 2,28,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन ड्राइव का जो हिस्सा बन चुके हैं। और इस बीच आपको ये भी बताते चलें कि जो यानी पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे मुल्क के अंदर जहां जहां पर पहले मरहले के तहत कोविड वैक्सीनेशन जो कोरोना मुखालिफ टीकाकारी मुहिम थी, उसमें एक बड़ी कामयाबी तो जरूर सरकार को मिली, लेकिन खुद आदादोशुमार ये बताते हैं कि 250 के करीब या 260 और 70 के बीच का ऐसा आंकड़ा है जो लोग जिनको थोड़ी बहुत तकलीफ कल वैक्सीनेशन के बाद हुई। लेकिन ओवरऑल वजारत की तरफ से साफ किया गया है कि जुज़वी रिएक्शन जो इस वक्त पहले फेज के पहले 2 दिनों के अंदर हुआ था, और अब जाकर 5वें 6ठे दिन भी हुआ, लेकिन किसी की मौत वैक्सीन लगाने के बाद नहीं हुई, वैक्सीन की वजह से नहीं हुई, इससे हुकूमत ने फिलहाल साफ इनकार कर दिया है।
वैक्सीन के बाद जरा बढ़ते हैं आगे और बात किसानों की भी करते हैं, क्योंकि किसानों का एहतजाज लगातार जारी है। 26 जनवरी की आमद है, यौम जमहूरिया की तकरीब की आमद है और उससे पहले कई ड्रामाई मोड़ किसान और सरकार के मुज़ाकरात के बीच हुए हैं। मुज़ाकराती अमल भी मुतासिर हुआ है, जहां पर किसानों की तरफ से इल्जाम आयद किया गया कि सरकार ने खुद मुज़ाकरात शुरू किए और कल 11वें दौर की मीटिंग के दौरान खत्म करने का काम सरकार ने किया। लेकिन इस सब के बीच 59 दिन जब इस पूरी तहरीक को हो चुके हैं तो किसान लीडरान को मारने का मंसूबा बनाया गया था, जो कि लीडरान यूनियन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिसका खुलासा किया गया और एक नकाबपोश शख्स की भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई इसी सिंगू बॉर्डर से, जहां पर 4.5 पौने लाख 5 लाख के करीब किसान इस वक्त एहतजाज पर हैं। और ये वो शख्स, ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, इसकी बात भी सुनाएंगे। ये बड़ा ऐसा इस तरह का इंसिडेंट है, यहां पर बड़ी कोई पेशरफ्त इस एहतजाज के बीच देखने को मिली है, जहां अब तक सिर्फ इल्जामात लग रहे थे, लेकिन अब नकाबपोश जब गिरफ्तार हुआ, सिंगू बॉर्डर पर पकड़ा गया, तो उसको बाज़ाब्ता मीडिया के सामने पेश किया गया, पुलिस के हवाले सामने किया गया, पुलिस के सामने रखा गया। और बड़ी बात यह कि 26 तारीख को यूनियन के लीडरान की तरफ से जो ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी है उसमें रखना डालने की कोशिश, और कई किसान लीडरान को जो यूनियन के टॉप लीडरशिप है, जो लगातार सरकार के साथ मुज़ाकराती अमल को 10 दौर की बातचीत के साथ आगे बढ़ाती रही है, उनको टारगेट करने की बातें सामने आई है, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अहम और बड़ा खुलासा हुआ। इस पर जरूर हम आएंगे, लेकिन कल जो मुज़ाकरात हुई हैं वो अब तातुल का शिकार हो रही हैं, क्योंकि कल सरकार ने जब मुज़ाकरात शुरू किए थे तो उस वक्त दो ही बातें सामने रखी गई थी कि सबसे अच्छी डील सरकार की तरफ से सामने रखी गई है और किसान फटाफट से फैसला करे कि उन्हें क्या कुछ करना होगा। और उसके बाद वजीर ज़राअत वहां से उठ के चले गए थे और वापस नहीं आए, जिसके बाद एंड पर उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग की और मीडिया ब्रीफिंग के जरिए से उन्होंने ये साफ किया कि किसान अपना फैसला मीडिया के जरिए से पहले सुनाते हैं और बाद में मीटिंग के लिए आते हैं, जिससे तातुल जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। और मरकज़ ने जिस तरीके का रद्द-ए-अमल दिखाया है कि 180 दिनों के लिए या 1.5 साल के लिए जो है कानून को फिलहाल मौखर किया जाए और तब तक कमेटी बनाए, इससे अच्छी डील किसानों के लिए नहीं हो सकती थी। लेकिन किसान शायद और किसी बहकावे में है और मरकज़ ने फिर उनके साथ जो है बातचीत की है, लेकिन फिलहाल नई तारीख नहीं आई है, जिसके बाद डेडलॉक जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये किसानों का बड़ा मामला है। लेकिन रात देर गए जो बड़ी खबर इस बीच आई थी वो ये थी कि एक नकाबपोश शख्स की गिरफ्तारी हुई है, जो आसिफ आपको बता रहे थे, और जब उससे पूछताछ की गई वहां के मकामी रजाकारों की तरफ से, तो उसने कई अहम चौंका देने वाली बातें सामने रखी है कि किस तरीके से गोली चलाने का मंसूबा था और किस तरीके से वहां पर तितर बितर करने का मामला बनाया गया था। और इस पूरी बातचीत के दौरान उसने कई अहम लोगों के नाम भी सामने लिए हैं। इस तरीके की खबरें जो है वो सामने आ रही है। ताहम जो वहां पर संगठन है, जो लोग वहां पर है, जो एहतजाज कर रहे हैं और धरने के अंदर जो मुंतजिमीन है, उन्होंने इसको कल दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया है। और ये वो नौजवान जब मीडिया से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि रिंग रोड पर जो मामला पिछले कई दिनों से करनाल में हुआ था या आसपास के इलाकों के अंदर हुआ था, तो वहां पर भी पथराव और दीगर मामलों में इसका पूरा हाथ रहा है। क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा गया, ये जरा सुन लीजिएगा। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि माहौल किस तरीके का दिल्ली के अंदर बन रहा है यौम जमहूरिया की तकरीब से कबल, जब एक तरफ से ट्रैक्टर रैली होगी और एक तरफ से मुल्क की सलामती की परेड भी होनी है। तो क्या कुछ हुआ कल, जरा सुन लीजिएगा। इस लड़के ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਹਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਭਾਵਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹ ਕੱਢਣਗੇ ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। मैं आया था सर 19 तारीख को यहाँ पे, ठीक है सर। हमें ये चेक करना था कि सिर्फ इनके पास, लोगों के पास हथियार है नहीं है, पर हमें ये पता लगा सर इनके पास कुछ नहीं है सर, ठीक है। और जो हमारी दूसरी टीम है सर, उनमें ये पता लगा है कि जो है वो 2 जगह हथियार गए हैं सर, 5 अलग अलग, ठीक है सर। हमें 4
जो दूसरे पुलिस वाले हैं उनको सर 4 लोगों के शूट की तैयारी मिली है सर। 4 लोगों को शूट करना है सर उस टाइम पे। और सर हम कोई किलर नहीं है, कोई वो नहीं है, हम छोटे मोटे जिसे कहा जाता है कि पैसों की मजबूरी के लिए। 26 तारीख को प्लान ये है कि सर जैसे अभी आगे बढ़ेंगे, जब ये आगे बढ़ेंगे सर तब इनमें क्या प्रॉब्लम है सर कि इनको पहले रोका जाएगा सर। अगर ये नहीं रुकते तो इन पे हवा में फायरिंग होगी सर। ठीक है सर। दूसरी चीज़, अगर ये फिर भी नहीं रुकते तो जो हमारे दूसरे पुराने लड़के हैं सर, जो 10 हैं लड़के, वो पीछे से हवा फायरिंग करेंगे सर। मैं आता सर। चलिए जी, किसानों की बात आप सुन रहे थे और जो लड़का पकड़ा गया है वो क्या कुछ कह रहा था ये भी हमने आपके सामने रख दिया। बढ़ते हैं अपनी एक और बड़ी खबर की ओर, और खबर जरा सरहद की भी आपको बताते चले। और सरहद की जब हम बात करते हैं तो सीधे लद्दाख की बात करेंगे, जहां पर दोनों फौजें आमने सामने हैं। और इस बीच आपको ये भी याद होगा कि माजी के अंदर पिछले साल के दौरान कुछ लोगों को PLA के नौजवानों को पकड़ा गया, जवानों को पकड़ा गया, जिसके बाद आपसी खैर सगाली जज्बे के तहत उनकी वापसी भी हुई है। लेकिन इस बीच अब खबर यह आ रही है कि लद्दाख, अरुणाचल और कई इलाकों के अंदर चीन लगातार जासूसी कर रहा है। जासूसी की खबरें जो है वो आ रही है, और ये इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है, उन्होंने मरकज की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उन्होंने चीन की तरफ से लगातार जासूसी का मामला जो है वो इंटरसेप्ट किया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। और लगातार दौलत बेग ओडी का इलाका हो, जो कराकोरम सेक्टर के अंदर है, पैंगोंग TSO का मामला हो, सिक्किम का मामला हो, अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के अंदर के बात हो, तो वहाँ पर लगातार जासूसी के खबरें जो है वो मौसूल हुई है और इंटरसेप्ट बड़ी चीज़ें हुई हैं। जिसके बाद मरकज़ की खुफिया एजेंसियों ने अपने ऊपर, जो वजारत दाखिला है और वजारत दिफा है, उन्हें वो सारी रिपोर्ट जो है वो सौंप दी गई है। ताहम मरकज़ी वजारत दाखिला और मरकज़ी वजारत दिफा की तरफ से खुलकर कोई बात नहीं कही गई, और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर जो है वो नज़र रखी जा रही है, और पहले से ही इस तरीके की इतला जो थी वो मौसूल हो रही है। तो बड़ी खबर ये कि अब जो नई खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि एक तरफ से फौजी जमाव बढ़ रहा है, दूसरी तरफ से खुफिया एजेंसियां भी मुतहरिक हो रही है। PLA की खुफिया एजेंसियां जो है वो मुतहरिक हो रही है, और भारत के कई शहरों के अंदर उन्होंने अपना नेटवर्क बनाने का मंसूबा जो है वो बनाया है। इस तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही है। ताहम वजारत दिफा और वजारत खारजा का मानना है कि वो इस पूरे मामले पर नज़र रखे हुए हैं, और ज़रूरत पड़ने पर ज़रूर जो कदम उठाए जा रहे हैं वो उठाए भी गए हैं, और माकूल जवाब भी वक्तन फ़वक्तन दिया गया है। तो बात जब हम चीन की कर रहे हैं, फौज की कर रहे हैं, तो भारतीय फौज की भी बात की जाए। इंडियन आर्मी के अंदर कमांड में तब्दीलियां हो रही हैं, और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी समेत लद्दाख तक इस चेंज को देखा जा सकता है। खबर इस वक्त आर्मी से सामने आ रही है, जहां पर नई कमांड जो यूनिफाइड कमांड है उसके अंदर जो है वो तब्दीली हो सकती है। और दोनों यूनियन टेरिटरीज के अंदर, जहां पर श्रीनगर के अंदर जो अहम शुमाली हिस्से के अंदर सबसे बड़ी यूनिट है, उसके अंदर भी तब्दीली देखी जा सकती है। 15 कॉर्प्स के अंदर भी जम्मू कश्मीर के अंदर तब्दीली देखने को मिलेगी, और बड़ा रद्दोबदल जब होगा तो लद्दाख तक इसका असर भी देखने को मिलेगा, जहां पर नए और अहम ओहदों पर नए अफसरान की जिम्मेदारी अब फौज के अंदर कुछ नए चेहरों को भी दी जाएगी। और इसलिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर फौजी कमान में जब तब्दीली का हम जिक्र कर रहे हैं, तो कई ऐसे लोग हैं जो इससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर, जिनमें BS राजू को DGMO अब तैनात किया जा सकता है, जो इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल की हैसियत से काम कर रहे थे, लेकिन 15 कॉर्प्स की जिम्मेदारी उनके पास थी। अब उनकी जगह DP पांडे ले सकते हैं। ये आने वाले दिनों के अंदर बड़ी तब्दीली होगी, और DGMO के तौर पर अब BS राजू को जिम्मेदारी मिलेगी, जहां पर GS नैन संभालेंगे सॉर्थन एरियाज का, यानी जुनूबी हिस्से की जो कमांड है वो GS नैन के पास चली जाएगी। और इसी तरीके से GS नैन जो अभी तक अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे शुमाली हिस्से के अंदर, राजौरी की सबसे बड़ी यूनिट उनके पास थी। इसी तरीके से कालाकोट और सरहदी इलाकों तक जो सबसे बड़ा ग्रिड काम करता है वो उनके पास था। वो अब उनकी जगह जो है मेजर जनरल की हैसियत से इससे पहले वो काम कर रहे थे, लेकिन सॉर्थन कमांड के बाद CP मोहंती अब वाइस चीफ का ओहदा भी जम्मू कश्मीर के अंदर संभाल सकते हैं, यानी ये एक बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जम्मू सूबे के अंदर, लद्दाख के अंदर, जहां पर कारू बेस के अंदर 3 इन्फेंट्री डिवीजन का GOC
जो अब तक जिम्मेदारी थी वो मेजर जनरल अभिजीत बापट के पास थी और उनको अब शिमला बेस के अंदर ट्रेनिंग कैंप का सरबराह बनाया जा सकता है और लद्दाख के अंदर शुमाली हिस्से से उठाकर वादी कश्मीर से जो सीनियर ऑफिसर है उनको वहां ले जाकर और सीपी मोहंती जिन्हें वाइस चीफ को बनाने की तैयारी है। आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि ये 5 से 6 बड़े ओहदे शिमला से लद्दाख तक और जम्मू कश्मीर तक यूटी के अंदर और सरहद तक जो ग्रिड तैयार करने की कोशिश अफवाज की तरफ से है उनके सरबराहन की तब्दीली जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर होगी। चलिए जी, तब्दीली के बाद अब जरा बात एक और तब्दीली की भी करते हैं और तब्दीली जरा सियासी बात होगी क्योंकि सबकी नजरें कल कांग्रेस पर भी जमी हुई थी क्योंकि कांग्रेस की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ था और उम्मीद लगाई जा रही थी कि कुछ बड़ी बात होगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास कल हंगामे के बीच इख्तिताम पजीर हुआ है। गुलाम नबी आज़ाद ने फिर उठाए हैं कई सवाल, यानी आज़ाद ने फिर आवाज़ अपनी बुलंद की और कहा है कि पार्टी के अंदर जमहूरी निज़ाम को बहाल करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। ताहम जून 2021 तक सदारती इंतखाब नहीं होंगे। कांग्रेस के अंदर जून 2021 तक फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है चुनाव, जिसको लेकर काफ़ी गर्मा गर्म बहस जो है वो कांग्रेस के अंदर हुई है। ताहम कल जब हम कांग्रेस की बात करते हैं सेंट्रल वर्किंग कमेटी के अंदर फिलहाल जून तक CWC ने यह फैसला लिया कि कांग्रेस सदर का इंतखाब टाल दिया गया है। गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से इस प्रपोजल का ज़बरदस्त मुखालफत की गई और वो ये चाहते थे कि इंतखाबात न सिर्फ ऊपर हो बल्कि ग्राउंड से लेकर ऊपर तक यानी फ्रॉम बॉटम टू टॉप इंतखाबात होने चाहिए थे, लेकिन बात चली नहीं। लेकिन कल इस पूरी मीटिंग के दौरान 3 करारदादें भी मंजूर हुई हैं। एक करारदाद व्हाट्सएप के लेकर थी जो चैटिंग इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है और इसको लेकर कौमी सलामती के साथ इसको जोड़ा गया, उस पर अब इजहार ख्याल कांग्रेस की तरफ से किया गया है। और दूसरी बड़ी बात जो होती थी वो किसान तहरीक थी और किसान तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए भी करारदाद पास की गई है। और तीसरा, कांग्रेस हर महाज पर लड़ेगी, इस पर भी जो है वो बात कही गई है। तो कुल मिलाकर सोनिया गांधी की सदारत में कल जो वर्चुअली CWC का इजलास हुआ था उसमें जो बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि फिलहाल कांग्रेस सदर के लिए इंतखाब नहीं होगा, जून तक इसको टाल दिया गया है। लेकिन आपस की लड़ाई जो है वो कल साफ नजर आई। अशोक गहलोत आनंद शर्मा के बीच में ज़बरदस्त तू मैं हुई है, फिर राहुल गांधी भी बीच में आए हैं। सोनिया गांधी की मुदाखलत के बाद ही यह मामला जो है वो ठंडा पड़ा। लेकिन कल इस गर्मा गर्म बहस के बीच जो जमहूरी निज़ाम की बहाली की बात हो रही थी फिलहाल वो सकूत तारी हो गया है। उस पर दोबारा देखना होगा कि वो 20 लोग जो लगातार कांग्रेस के अंदर जमहूरी निज़ाम की बहाली की बात कर रहे थे अब उनका रद्दअमल क्या कुछ होगा। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी से बड़ी खबर हमने आपके सामने जे रख दी है। अब आते हैं जनाब जम्मू कश्मीर की खबरों की ओर। और जम्मू कश्मीर की खबरों पर जब हम बात करते हैं तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले करते हैं सन्नत के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से, क्योंकि रात देर गए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से एक और बड़ा कदम उठाया गया है। क्योंकि ये बड़ा ऑब्वियस सी बात ही ये फैसला होना था लेकिन थोड़ा सा ताखीर इसमें हुआ। लेकिन कल एक बड़ा फैसला भी हुआ है और कल सन्नती अराजी अलॉटमेंट को लेकर हतमी पॉलिसी जो है वो तहरीर कर दी गई थी और कल उसको बाज़ाब्ता तौर पर मोहर तस्दीक कर दी गई है। पॉलिसी को मंजूर कर दिया गया है, सन्नती अराजी अलॉटमेंट पॉलिसी मंजूर। अब इसको ज़रा और मैं आसान करके आपको बता दूं कि सन्नती अराजी पॉलिसी क्या कुछ है, यानी ये जो लैंड वाला मामला है ये किस तरीके से हम आपके सामने रख रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसको ज़रा समझिएगा कि कल जब एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी सामने आई है वो क्या कुछ कह रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कल मिल गया है इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी, यानी अगर आपने सन्नत के लिए ज़मीन लेनी है तो एक पॉलिसी बनाई गई है। उस पॉलिसी को कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दे दी है। अब इसके तहत दूसरी बात जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, लीज पीरियड 40 साल भी है और इसको 99 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। यानी ये पहले भी हमारे पास था कि अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो 99 साल 99 ईयर्स तक उसके पास ज़मीन रह सकती है। यानी अगर वो इन्वेस्टमेंट आज करता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ सिक्योर है कम से कम 99 सालों के लिए। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू किया गया है। पहले पीरियड में उसको 40 साल और अगर वो और एक्सटेंड करना चाहता तो 99 साल तक ये अलॉटमेंट जो है उसको मिल सकती है। ये दूसरी बड़ी बात है इसमें। और तीसरी बड़ी बात, ये जो पॉलिसी है साल 2021 से लेकर
साल 2030 यानी 10 साल के लिए जामिया पॉलिसी को मनोज सिन्हा ने कल अप्रूव कर दिया है। और तीसरी के बाद चौथी बात जो इसमें है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस इंडस्ट्री को अब सिर्फ आप श्रीनगर और जम्मू शहर तक महदूद नहीं देखेंगे, बल्कि सरकार का यह मानना है कि हमने जोन लेवल पर इसको लेना है और इस इंडस्ट्रियल ब्लॉक को हमने म्युनिसिपल ब्लॉक्स तक लेना है और गांव के ब्लॉक्स तक भी लेना है, ताकि गांव देहात के अंदर छोटी छोटे सन्नत जो है वो काम कर सके और उनका सामान जो है वो आलमी मंडियों तक आए। इस सिलसिले में इस पॉलिसी को जो है तहरीर कर दिया गया है और मंजूर कर दिया गया है। लैंड पॉलिसी 2021 से 2030 के दरमियान रहेगी और इसमें बड़ा फोकस जो है वो है हेल्थ इंस्टीट्यूशंस का क़याम करना, मेडिसिटीज़ का बनाना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन / एजुकेशन सिटीज़ बनाना। यानी बड़ा पोर्शन जो इसमें है वो ये है कि जनाब ये 4 थ्रस्ट रहेंगे। एक तो हेल्थ इंस्टीट्यूशन। अब ये हेल्थ इंस्टीट्यूशन क्यों है? क्योंकि जो प्रपोजल्स आए हैं, जो मैंने पिछले दिनों भी आपको बताया था कि कितने हज़ार करोड़ रुपए के प्रपोजल्स आ रहे हैं और बड़े बड़े कंपनियां जो है वो अस्पताल कायम करना चाहते हैं जम्मू और श्रीनगर के अंदर, इसलिए यहाँ पर इसको प्रायोरिटी रखी गई है। मेडिसिटी बनाना, ये भी एक 2-3 प्रपोजल आए हैं कि मेडिसिटी बनानी है, तो वो भी हमारे पास। और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के हवाले से आलमी सतह पर और मुल्की सतह पर कुछ यूनिवर्सिटियां और कुछ बड़े इदारे जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर कायम करना चाहते हैं अपने स्ट्रक्चर को, तो उस हवाले से एक बड़ा फोकस जो है वो इसमें दिया गया है। अब इस पॉलिसी के अंदर आप समझिएगा क्या कुछ और है। अलॉटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड जो है उसको लिए कहा गया कि तकरीबन जो हद मुकर्रर की गई है वो 30 दिन, यानी आज आपने अप्लाई किया तो कम से कम 30 दिन के अंदर अंदर ये सारा अप्रूवल और ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट होकर आपके हाथ में कागज आना चाहिए। पॉलिसी के अंदर लिखा गया है। मिलेगा कब आपको ये मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पॉलिसी क्या कुछ कह रही है बस ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर 3 तरह की कमेटियाँ हैं। एक एपेक्स लेवल लैंड अलॉटमेंट कमेटी है, एपेक्स लेवल। दूसरी है हाई लेवल लैंड अलॉटमेंट कमेटी और तीसरी है डिविजनल लेवल लैंड अलॉटमेंट कमेटी। और ये 3 कमेटियां जब बनाई गई है तो ये अगर इनके पास मामला गया तो 30 से 45 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर आपको क्लियरेंस जो है वो मिलेगी। 30 डेज कम से कम और 45 दिन सबसे ज़्यादा जो है वो टाइम फ्रेम रखा गया है। और 3 कमेटियों में क्या क्या है जी, अगर एपेक्स लेवल के पास होगा वो 200 करोड़ रुपये का होगा, हाई लेवल कमेटी के पास होगा वो 50 से 200 करोड़ के बीच में होगा और डिविजनल लेवल तक जो होगा वो 50 करोड़ से तक हुआ मामला होगा या 50 करोड़ का ऊपर वाला मामला होगा। तो इस तरीके से इसको बाइफरकेट किया गया है और इस तरीके से जोन वाइज जो है वो बना दिया गया। अब एक बार आपने ज़मीन ले ली, लैंड बैंक बनाया गया है, लैंड बैंक के जरिए से आपको ज़मीन मिलेगी, अप्रूवल मिलेगी, तो आप ज़मीन लेकर घर नहीं बैठ सकते हैं, सब्सिडी लेकर घर नहीं बैठ सकते हैं। सरकार ने उसके लिए बैरियर लगा दिया कि अगर आप इंडस्ट्री जिस दिन आपने पेपर लिया, जिस दिन आपने शुरू किया और 2 साल के अंदर आपने इंडस्ट्री को कायम नहीं किया, आपने सन्नत को कायम नहीं किया, तो आफ्टर 2 ईयर्स आपका जो डील सरकार के साथ है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, आपको नोटिस भी नहीं मिलेगा और ऑटोमेटिकली आपका कैंसिलेशन आपके हाथ में थमा दिया जाएगा। यानी जिस दिन अप्रूवल आई, जिस दिन आपको ये हरी झंडी मिल गई, उसके बाद आप काउंटडाउन शुरू कीजिएगा। आपके पास 2 साल होंगे, 2 साल के अंदर आपको अपनी सन्नत को कायम करना होगा और जो खाका और जो ब्लूप्रिंट आपने सरकार के सामने रखा होगा उसको अमली जामा पहनाना होगा, बसूरत दीगर आपकी पॉलिसी जो है वो खत्म की जाएगी। अच्छा इशफाक, इसमें एक चीज़ और भी इस वक्त पूछी जा रही है कि ऑलरेडी जो इस पॉलिसी के तहत या इससे पहले जिस पॉलिसी के तहत काम कर रहे थे, जिनमें होटलियर्स थे, बाकी लोग थे जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े थे, जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स तकरीबन 50-50, 90-90 सालों तक के थे, और पिछले दिनों हमने इसी प्रोग्राम में कहा था कि बहुत सारे लोगों को वादी कश्मीर के अंदर जो सयाती मकामात पर हैं उनको नोटिस भी गए थे, तो क्या ये मंजूरी जब इस पॉलिसी को मिली है नए तरीके से, नए सिर से उनका जो लीज का पूरा निज़ाम है वो शुरू होगा, या फिर ऑलरेडी जिनको कॉन्ट्रैक्ट था 90 साल का, 60 साल का, वो फिर उसी तरीके से चलेगा या नए सिरे से ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा? देखिए, जहाँ तक इस लीज वाला मामला है और जहाँ तक मेरी यादाश्त मुझे सपोर्ट कर रही है, और सन 1998 में भी ये मामला चला था कि क्यों सनतकार जम्मू कश्मीर का रुख नहीं करते हैं, और बड़ा हंगामा असेंबली के अंदर हुआ था। दैट वाज 1998, आई रिमेंबर दैट। और उस वक्त सरकार ने कहा था कि देखिए हमारे पास तो पॉलिसी है
हैं, लेकिन हम हाथ पकड़कर या कान पकड़कर किसी को नहीं लगे, दिल की राह होती है, दिल की चाह होती है। तो ये जो पॉलिसी उस वक्त मुझे बताया, उस वक्त भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा गया था कि 40 साल और 99 साल की लीज है, और फिर उन्होंने कुछ बातें सामने रखी थी कि कुछ ऑलरेडी इंडस्ट्रीज को दे दिया गया है कठुआ के अंदर, बाकी जगहों पर तो वो चल रहा है। तो 99 साल हमारे पास ऑलरेडी एक प्रपोजल था, उसी को कंटिन्यू किया गया है। अब जिन लोगों के लीज पीरियड्स खत्म हुए हैं, कुछ होटलियर्स हैं जिनकी खबरें आई गुलमर्ग से भी और पहलगाम से भी, उनका प्रोसेस जो है वो चल रहा है, और मुझे ये उम्मीद है कि वो प्रोसेस जो है वो बहुत जल्द मुकम्मल होगा, क्योंकि अब ऑलमोस्ट सारी जो परेशानियां थी लगभग वो क्लियर हो गई है, और इस पॉलिसी के आने के बाद एक क्लियरेंस उन्हें मिल गया है। अगर उन्हें आज तक 40 साल का लीज था, अगर वो ख़त्म हो गया तो अब एक्सटेंड होगा, कम से कम 99 साल तक के लिए उन्हें ये मिल सकता है। तो इस तरीके का जिन्होंने हज़ारों करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है वो थोड़ी ना ऐसे छोड़ेंगे इसको। तो सरकार ने भी एक बीच का रास्ता लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की है, और सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो कल भी महकमा इत्तलात के इस बयान के अंदर आई है वो ये है कि लोकल सनतकारों को बुलाया नहीं जाएगा, क्योंकि उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन हमेशा रहा है, और उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको टैग इन किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी अगर बाहर से भी आती है तो उनको टैग इन करके आगे बढ़ा जाए। इस तरीके का अरेंजमेंट जो है वो महकमा सन्नत की तरफ से भी किया जाएगा, और ये ओवरऑल पॉलिसी जो है वो बनाई गई है। इस पर हम दिन में भी आज ज़रूर बात करेंगे कि सन्नतकार इसको कैसे लेंगे, और स्पेशली नए सन्नतकार जो हैं, जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो इस पॉलिसी को कितना बेहतर मानते। तो फिलहाल बड़ी बात हमने आपके सामने रख दी, मोटी 5-8 बातें जो थी पॉलिसी की वो मैंने आपके सामने रख दी है, इस उम्मीद के साथ कि आपकी जो वजाहतें पिछले कई दिनों से चल रही थी इस पॉलिसी को लेकर वो क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं जरा आगे, बात अब स्कूल की करते हैं, क्योंकि आइए स्कूल चले हम। सरकार ने फैसला ले लिया है, कोरोना वायरस के बाद अब स्कूल भी खुलेंगे, और जम्मू कश्मीर के अंदर स्कूल खोलने के हवाले से बड़े फैसले का ऑर्डर भी कल ही जारी कर दिया गया था रात देर गए, और कहा गया जम्मू हो या श्रीनगर अब स्कूल खुलेंगे। लेकिन इस खबर पर आने से पहले आप एक चीज को याद रखिएगा कि कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर स्कूल कब बंद हुए थे? 2019 अगस्त का महीना था, जब सरकार ने वो फैसला लिया, रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम किया, खुसूसी इख्तियारात ख़त्म किए और कर्फ्यू रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज हुई, तो स्कूल जाना बंद हुआ था। और जब स्कूल जाते तो वायरस ने दस्तक दी। तो ये लंबा प्रोसेस बीच में चला था, एक लंबा गैप बीच में चला है, तालिबे इल्मों के बीच में, उस्तादों के बीच में, स्कूल इंतज़ामिया के बीच में, एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, हाँ ना के बीच रात देर गए बड़ा फैसला हुआ है। और इस फैसले के तहत इंतजामिया ने मरहलावार तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर स्कूल खोलने का फैसला लिया है। 2 तरह की चीजें इसमें याद रखिएगा। 1 फरवरी से जो समर जोन्स के स्कूल हैं, जिनको पिछले दिनों 10 दिन की तातीलात का जो ऐलान हुआ था जम्मू सूबे के अंदर, 1 फरवरी से वहां पर क्लासेस शुरू होंगी, लेकिन सबसे पहले उसातिज़ा आएंगे। 1 फरवरी को आप देखेंगे कि विंटर जोन से ये जो समर जोन में आने वाले स्कूल्स हैं वहां पर सबसे पहले उसातिज़ा आएंगे। और एलिमेंट्री क्लासेस के लिए जो तैयारियां हैं या इम्तिहानात के लिए जो प्रिपरेशन होगी, उसके लिए फिजिकली जो खुद स्टूडेंट्स को क्लासेस में आना होगा वो 8 फरवरी से आना होगा, जो नया हुक्मनामा है। यानी पहले टीचर्स आएंगे, 1 हफ्ते बाद बच्चे भी स्कूल आ सकते हैं, वालिदैन की पहले इजाजत होगी, उसके साथ टीचर्स के साथ स्कूल इंतजामिया के साथ मुशावरत होगी, हालात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। दूसरी बड़ी बात, जो कश्मीर वादी के अंदर या जम्मू सूबे के अंदर विंटर सेशन के तहत चलने वाले स्कूल्स हैं, उनको तय शेड्यूल के मुताबिक खोला जाएगा। यानी उसके लिए अभी फिलहाल डेट का इंतजार करना होगा। ये छुट्टियां खत्म होंगी, विंटर सीजन निकलेगा। अभी ये सरमा के दौरान जो मार्च के महीने तक छुट्टियों का ऐलान हुआ है, ये विंटर सेशंस को निकालना होगा। जो विंटर जोन में आने वाले स्कूल हैं उसके बाद वहां पर स्कूल्स ओपन होंगे। अब जो 1 फरवरी से स्कूल ओपन होंगे, क्लासेस जब 8 फरवरी को लगेंगी, तो उसके लिए बाजाब्ता कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, SOPs जो गाइडलाइंस हैं हेल्थ अथॉरिटीज की, उसके तहत खोलने की सख्त हिदायत जारी की गई हैं। नंबर 1 ये कि जब क्लास के अंदर स्टूडेंट्स बैठेंगे तो कम से कम 2 मीटर का फासला होना चाहिए, और इसके साथ साथ उसातिज़ा, टीचर्स के लिए या बाकी जो अमले के लोग हैं, सबके लिए मास्क लाजमी करार दिया गया है। स्कूलों के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर बिना मास्क के जाने की किसी को भी इजाजत नहीं होगी, किसी भी सरकारी या निजी स्कूल के अंदर। ये समर जोन से पहले, समर जोन के अंदर जो शुरुआत हुई है। दूसरी बड़ी बात कि 9वीं से 12वीं जमात के अंदर, जब 12वीं 12th तक 9 to 12 स्कूल खुलेंगे 1 फरवरी से, तो वो तमाम इकदाम किए जाएं जो कोविड से बच्चों को बचा सकें। सरकार ने इस चीज पर फोकस किया है सख्ती के साथ, और कोविड-19 के रिलेटेड डिबेट्स हो, प्रोग्राम्स हो,
क्विज मुकाबले हों। इनका इनेकाद इसलिए ताकि बच्चों के अंदर जानकारी, उनको आगाह किया जा सके कि कोविड के खतरात क्या क्या हैं। इसलिए किसी भी खतरे से बचने के लिए मुमकिन इकदाम जो हैं स्कूलों के अंदर किए जाएं, इस बात पर फोकस सरकार की तरफ से किया गया है। तीसरी बड़ी बात आपको यहां पर यह बताते चलें कि स्कूल जब बच्चे आएंगे तो वालिदैन की यह जिम्मेदारी होगी कि जब स्कूल शुरू होंगे उस दिन से वो उसातिजा के साथ कोऑर्डिनेशन में तो रहेंगे ही, लेकिन जो वहां पर मकामी सतह पर कमेटियां हैं, मकामी सतह पर जो अवामी नुमाइंदे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं स्कूलों के साथ, तालीमी इदारों के साथ इस पूरे निजाम में जोड़ने की तैयारी है, ताकि हालात को मद्देनजर रखते हुए वो भी स्कूलों पर नजर रख सकें किन इलाकों के अंदर खतरात से बचकर तालीमी निजाम को, तदरीसी अमल को आगे चलाया जा सकता है। इस पर सरकार की तरफ से नए हुक्मनामे पॉइंट टू पॉइंट फोकस किया गया है और जो कमेटियां मुख्तलिफ मकामात पर हैं वो स्कूलों के साथ राब्ते में रहेंगी ताकि कोविड-19 के खतरात से भी बचा जा सके और एजुकेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो भी साथ साथ चलता रहे। अब देखना ये होगा कि क्या प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल भी खुल पाएंगे, नहीं खुल पाएंगे, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी और क्लियरेंस आनी बाकी है। लेकिन फिलहाल बड़ी बात जो है, जम्मू के लिए जो इस समर जोन के लिए कहा गया कि क्लास 9, 10, 11 और 12, 9, 10, 11 और 12 यानी 4 क्लासेस को जो है यकम फरवरी से खोलने की बात कही गई है। और मार्च से जो सेशन कश्मीर घाटी के अंदर शुरू होगा सर्दियां ख़त्म होने के बाद, उसको भी हरी झंडी दे दी गई है। लोकल कम्युनिटी का इन्होंने तो जिक्र कर दिया, 2 गज़ की दूरी को मैंडेट रखना बहुत ज़रूरी है। मास्क पहनना टीचर के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी ज़रूरी है। हैंड सैनिटाइजेशन और साबुन और पानी का एहतमाम हर स्कूल के अंदर किया जाए। यहाँ पर कहीं ना कहीं परेशानी होगी क्योंकि पानी कितने स्कूलों के अंदर, हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर है, बड़ा सवाल है। और फिर इसी एसओपी के अंदर जो सरकार ने लिखा है वो लिखा है कि टॉयलेट फैसिलिटियां, बैतुल खुला जाने का एहतमाम जो है वो अलग अलग से किया जाए। बच्चों के लिए अलग हो, ख़वातीन के लिए अलग हो और लड़कों के लिए अलग हो, और वहाँ पर भी सफाई का बहुत ज़्यादा एहतमाम रखा जाए। हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर निज़ाम कितना बेहतर है इस पर आप ज़्यादा बोल सकते हैं, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। तो सरकार ने जो एसओपीज बनाई है ये कितनी अच्छी है, ये किस तरीके से इंप्लीमेंट होगी, आप ज़रूर हमें फीडबैक करेंगे, वापस इस पर लिखेंगे ताकि आपकी आरा भी कहीं ना कहीं आगे आए। लेकिन फिलहाल कमर कसी है सरकार ने स्कूल खोलने के हवाले। अब ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का हाल नहीं है, और भी रियासतों के अंदर यूनिवर्सिटियां खोल दी गई हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके हायर सेकेंडरी स्कूल्स को खोलने की बात हुई है, कॉलेज को चल रहा है, और सरकार कोशिश कर रही है कि जब तक वैक्सीन कारी का अमल पूरी तरह से मुकम्मल हो तब तक आहिस्ता आहिस्ता करके पटरी पर जिंदगी दोबारा लौट आए। तो उसी की एक मिसाल जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर भी है, जहां पर इंतजामिया ने अब बाज़ाब्ता तौर पर स्कूल खोलने का फैसला ले लिया है। तो 2 बड़ी खबरों के साथ यहां पर वक्त हो गया है जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात और भी कुछ अहम आपके साथ करनी है, आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर के और मामलात किस तरीके से चल रहे हैं। और यहाँ पर अब जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो मामला कुछ और भी है, यानी हम बात करेंगे जंगलात के हवाले से भी, और तरक्की किस तरीके से हो रही है और स्कूलों का हाल क्या है आपको दिखाएंगे, छोटी सी रिपोर्ट भी बताएंगे और ग्राउंड जीरो पर भी चलेंगे।